तो अब हम बात करनी शुरू करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्फर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो हमें पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वो क्या है। अब कहते हैं जितनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब करंट भी किसको कैरी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक आपका एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं ये क्या कहता है, अब कहते हैं जब करंट फ्लो करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से या फिर किसी वायर होगी किसी भी कंडक्टर से जब फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमें कैसे पता चला, हमने क्या किया, एक सर्किट ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पे एक सर्किट लिया। अब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है तो नीचे इसके क्या रख दी, एक मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो ये जो नीडल थी ना, जब इसमें से करंट पास किया फ्लो किया तो ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी। डिफ्लेक्ट मतलब ये नॉर्थ टू साउथ में लाइन होगी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में से या फिर किसी कंडक्टर में से, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपकी कंपास की नीडल थी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट मतलब अपनी जगह से हिलजुल गई। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन। साथ ही साथ मोर द करंट मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। कहते हैं जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। कहते हैं अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें, अब जैसे यहाँ से इट वॉज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब करंट फ्लो हो रहा था, तो अगर नॉर्थ साउथ की बात की जाए तो ये क्या होगी, वेस्ट की ओर डिफ्लेक्शन इसकी शो होगी, ठीक है, ये वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी अगर आप ध्यान से देखें। पर अगर आपने इसके डायरेक्शन ही रिवर्स कर दी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, इस साइड से आपने करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया कि नॉर्थ साउथ जो लाइन था वो ईस्ट की तरफ नीचे की तरफ क्या होना शुरू हो गया, डिफ्लेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन। आगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा मैग्नेट दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक पीस ऑफ जैसे कहना चाहिए आप ले सकते हैं, लिया क्या जाता है, ये एक तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनता है। एक कंडक्टर लिया जाता है, कंडक्टर, ये आप वायर देख सकते हैं, यहाँ पे जो वायर है इसमें से करंट फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इसमें से अगर करंट फ्लो होगा तो होगा क्या कि जब ये फ्लो करेगा इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इट वुड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे क्या है हमारे पास, कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं जब करंट पास होता है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से, ये स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है उसके आसपास। ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, एक जो वायर है जो स्ट्रेट पास कर रही है, अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास क्या बनेगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन। अब आपके पास है एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो क्या कहता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब वो वायर भी हो सकती है जो स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है, इट इज़ हेल्ड इन द राइट हैंड। अगर आपने उसको एक अपने राइट हैंड में पकड़ा है, अगर आपने उसको अपने राइट हैंड में पकड़ा है तो जो थंब की पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने थंब की पोजीशन टू द अपवर्ड कर दी है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपने थंब की पोजीशन की है, और जो आपकी फिंगर्स हैं दैट इज़ कर्लिंग अराउंड द वायर या फिर कंडक्टर। तो ये जो कर्लिंग है आपकी फिंगर्स की, ये आपको क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, जो आपका थंब है, वो आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज़ योर राइट हैंड थंब रूल। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड जो एक सर्कुलर लूप में से होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है एक सर्कुलर लूप में, वो कैसे हो रही है, उसके लिए अगेन आपने क्या ले लिया, एक राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या किया है, राइट हैंड थंब के रूल के इस्तेमाल से आपने ये चीज़ बताई है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज़ योर करंट, आपने अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है और इस तरह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से इसमें ट्रेवल कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन। आगे है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी एक मैग्नेट टाइप होता है अंदर की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट होता है और एक कॉइल ऑफ वायर होता है दैट इज़ वाउंड अराउंड। वाउंड मतलब
जो बाउंडेड होता है एक पीस के ऊपर, एक एलिमेंट के पीस के ऊपर टाइटली जो आपकी वायर उसको कॉइल किया जाता है, दैट इज़ नोन एज वाउंडिंग ऑफ वायर ऑन अ वायर इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। तो इस तरह से आपका सोलेनॉइड नज़र आता है। तो जब इसमें से आप करंट फ्लो करवाते हैं तो इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो यहाँ से नॉर्थ पोल बन जाता है आपका, यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है, और आसपास सारे इसके मैग्नेटिक फील्ड, जो ब्लू लाइन्स है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से एक सोलेनॉइड में। आगे कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फोर्स की बात करेंगे जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके लिए सबसे पहले है आपका एम्पेयर एक्सपेरिमेंट। कहते हैं जब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। कहते हैं ये जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब कहते हैं ये जो फोर्स है, अगर आपने एक वायर है उसमें से करंट कैरी हो रहा है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर आप उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर साइड वाली है वो उस वायर के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब जी ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, करंट के बराबर। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा करंट होगा, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम करंट होगा। साथ ही साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जितनी कम लेंथ होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी कम फोर्स होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी कम फोर्स लगेगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी कम फोर्स लगेगी। तो आगे है हमारे पास फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस एन मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी बात करेंगे। अब जो फोर्स लग रही है ये किसके परपेंडिकुलर है, टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है तो जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन दोनों में क्या बना है, 90 डिग्री का एंगल। तो आगे चलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक और रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से आप अपना लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये जो दो फिंगर्स हैं इनको अंदर की ओर बंद कर लिया है, पर ये वाली फिंगर है आपकी, ये करंट शो कर रही है, ये वाली फिंगर फील्ड शो कर रही है, एंड दिस फिंगर इज शोइंग थ्रस्ट ऑफ मोशन। थ्रस्ट ऑफ मोशन मतलब ये आपकी फोर्स शो कर रही है, आपका जो थंब है। ठीक है, तो कहते जो थंब है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब दैट इज़ एट 90 डिग्री विद द फील्ड। अगर आप देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है फील्ड के साथ, फील्ड आपके मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और ये करंट और इन सब में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह से आपकी एक सिंपल मोटर नज़र आती है। आगे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर्स की और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर की है जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ इंटरेक्ट करती है बाय इंड्यूसिंग अ वोल्टेज नोन एज EMF या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होता क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों में होता क्या है, कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड जो अगर प्रेजेंट होगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट के साथ इंटरसेक्ट करके क्या करेगी, वोल्टेज पैदा करेगी। अब ये जो वोल्टेज होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब कहते हैं मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल सेट अप अ करंट इन द कॉइल करंट एज इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या कहते हैं जैसे ही अब आप एक कॉइल ऑफ वायर के पास जैसे ही आप मैग्नेट को लेके जाते हैं तो जो वायर है उसमें से क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट। तो कहते हैं ये आपको किससे पता चलता है, फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। जो आपने गैल्वेनोमीटर ऊपर पढ़ा था ना, आपको दिखाया भी था, वो गैल्वेनोमीटर में आपके पास आ जाएगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है आपका। जैसे ही इसके पास एक मैग्नेट आया तो इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और इसकी जो रीडिंग थी वो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की ओर आ गई है। आगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम EMF प्रोड्यूस करते हैं। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको ऊपर बताई गई है, एंड देयर बाय करंट इन द कॉइल ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी वजह से एक EMF जनरेट होती है और दूसरा करंट क्यों जनरेट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है विद टाइम। साथ ही साथ अगर कॉइल को आप रखते हैं किसके पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। ठीक है, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर कॉइल को रखा है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन करंट।
मतलब कि दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप एक कॉइल के पास, कॉइल ऑफ वायर के पास मैग्नेट लेके जाते हो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट चेंज होगा। अब अगर आप एक मैग्नेट के पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके जाते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चेंज होगी करंट की वजह से। मतलब दोनों एक दूसरे की वजह से चेंज हो रही है। और ये जो डायरेक्शन है आपको इन सब की, वो किससे मिल रही है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से। आगे क्या है? राइट हैंड थंब रूल क्या है? आपने ऊपर पढ़ा था लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल पे कुछ ऐसा ही बोलता है, मोशन या फिर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स का और फील्ड का और करंट का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे है आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करते हैं? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एसी जनरेटर। और डायरेक्ट करंट में क्या होता, डीसी जनरेटर में क्या होता है? डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम डीसी जनरेटर। तो एमसीक्यूज़ की बात करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है चार्जेस ऑलवेज अकरन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? आपका आएगा ऑप्शन सी, फ्रीली, दे अकर फ्रीली। नेक्स्ट है एक सर्कुलर कंडक्टर है जो एक यूनिफॉर्म वायर का जिसकी रेजिस्टेंस है इतनी, उसका बना हुआ है। जो डायमीटर है वो इतना है, और साथ ही साथ जो डायमीटर है सर्कुलर कंडक्टर का, मतलब जो वायर है उसका डायमीटर है 2 मीटर। तो देन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर इज, तो जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट की गई है आपने वो बताना है, ठीक है। तो ओहम पर मीटर बेसिकली ये है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ नॉट रेजिस्टेंस, इट इज़ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इस केस में आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा फॉर्मूला? यहाँ पे फॉर्मूला आएगा R इज इक्वल टू PL/A। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दी गई थी सो बाय मिस्टेक गाइस वी स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 2 इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज 1। तो अब हम एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1 पे क्या है आपका? एक्सरसाइज 1 में है सबसे पहला क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इम्प्लाइज दैट इट हैज़, इसमें से आपका ऑप्शन क्या आएगा? एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, अगर किसी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। आगे कहते हैं जो लेंथ है आपकी वायर की, अगर उसको डबल कर दिया जाए, साथ ही साथ जो रेडियस है उसको डबल कर दिया जाए, तो बाय व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस विल चेंज। अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो होता है R इज इक्वल टू PL/A। इससे क्या पता चल रहा है? resistance is directly proportional to L, resistance is inversely proportional to your A। सो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब उसने बोला है कि हम इसको डबल कर रहे हैं, किसको? लेंथ को। तो लेंथ होगी आपकी 2L। अब जो आपका एरिया है उसमें आपने रेडियस को भी डबल कर दिया है, तो उस केस में πr² की जगह पे आप लेंगे 2r²। तो ये आपका कितना बन जाएगा? 2L/4 πr²। तो ये हो जाएगा हाफ यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पुराने वाले के हाफ हो जाएगा। सो इट विल बिकम हाफ एज अ लार्ज, जो पहले वाला था उसके हाफ हो जाएगा। सो योर ऑप्शन इज डी। आगे कहते हैं अब 1500 वॉट हीटर है डिसकनेक्टेड टू 120 वोल्ट सोर्स फॉर 2 आवर्स, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे आपको एक पावर दी गई है और यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कितना आएगा? पावर इज इक्वल टू E/T, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर योर पावर और जो E है दैट इज़ योर एनर्जी जो आपने कैलकुलेट करनी है, और जो टाइम है दिस इज़ योर टाइम पीरियड, टाइम जो आपका 2 आवर था, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, तो ये 2 × 3600 सेकंड्स आएगा आपके पास। तो आपके पास पावर गिवन है, टी गिवन है, ई कैलकुलेट करना, तो ई इज इक्वल टू पी इंटू टी हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करिए 1500 × 2 × 3600। तो इस केस में आफ्टर सॉल्विंग जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.1 × 10⁻⁷ जूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन इज 1। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि एक 20 कूलम चार्ज है वो फ्लो कर रहा है 0.5 सेकेंड में फ्रॉम अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पेयर्स आपने वो कैलकुलेट करना है। अब I इज इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। 20 कूलम आपका चार्ज था, टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड था, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे
20/5, 10 ऊपर चला जाएगा डेसिमल वाला, यहाँ पे 2 आ गया, तो 40 सेकेंड्स आपका 40 एम्पेयर आपका आंसर आएगा। तो बी इज़ योर ऑप्शन। आगे किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट आपने वो बताना है। तो ऑप्शन है सी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपका यूनिट होता है। आगे हैं हमारे पास, वी हैव 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मास एंड सेम मटेरियल। तो जो दोनों का डायोमीटर है, ए का जो डायमीटर है इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। तो कहते हैं जो रेजिस्टेंस है वायर ए की वो 24 ओम है, तो आपने जो रेजिस्टेंस है बी की वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर आर ए रेजिस्टेंस ऑफ ए है ये PL/A, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए ए का जो डायमीटर था वो हाफ था बी के डायमीटर के, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, तो आर ए किसके बराबर आ जाएगा, PL/πD/4 स्क्वायर। अब D/4 क्यों आया, अगर आप ध्यान से देखें तो रेडियस होता है D/2 के बराबर। तो अब उसने बोला था कि आगे जो ए का डायमीटर है वो किसके बराबर है, बी के डायमीटर के हाफ के, तो एक हाफ ये आ गया, तो एक हाफ पहले का था, तो DA/4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी DB आएगा यहाँ पे क्योंकि B का हाफ है, तो DB/4 आ गया आपके पास एक। तो इसी तरह से इसकी जो वैल्यू थी वो 24 के बराबर थी। 24 के बराबर होने की वजह से आपने RB की भी एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो RB की ऐसे निकालने के बाद वैल्यू जो आपका आंसर आएगा वो आएगा L/πr², ठीक है। तो आप इसको RB लिख सकते हो उसके हाफ को अब, तो ये आपका R/2 भी आ सकता है, RB इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू RB/2। तो हेयर यू कैन राइट RB/2 ऑल्सो। तो यहाँ पे एक ये आ गया आपके पास, और जो दूसरा आया इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको 24 गिवन थी। तो इन दोनों की जब वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका RB है, अगर यहाँ पे आप देखें तो दिस इज़ इक्वल टू RB/2 का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम है इससे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, RB इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास कुछ आंसर आएगा। एंड आप क्या करेंगे, 4 RB आएगा आपके पास। तो 24 इज इक्वल टू 24 इसकी वैल्यू है, RB यहीं पे रहेगा और यहाँ पे जाके आपका 4 डिवाइड हो जाएगा। तो आपको जो आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग, योर आंसर विल बी 1.5 ओहम। इंस्टेड यहाँ पे 4 की जगह पे 16 था, यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग जो आपके पास आएगा, तो 1.5 ओहम आपका आंसर आएगा यहाँ पे। सो योर ऑप्शन इज दिस। आगे क्या है, फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फॉर 6 मिनट इन अ सर्किट 1000 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, द EMF ऑफ द सोर्स इज इन द सर्किट इज। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला होगा, W इज इक्वल टू VIT। V इज़ योर EMF, I इज़ योर करंट एंड T इज़ योर टाइम पीरियड एंड W इज़ योर वर्क डन। तो यहाँ पे 1000 आ जाएगी वैल्यू, V आपको कैलकुलेट करना है, I आपको पता है 2 एम्पेयर है, एंड जो आपका टाइम पीरियड है 6 इंटू 36 सेकेंड्स, 6 इंटू आ जाएगा आपका 60 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 360, 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 360 इज इक्वल टू V। तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास कितना आंसर आएगा, 1.38 वोल्ट। तो योर ऑप्शन इज A। आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ कलर कोडिंग इन अ वायर, इसमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा 8th ऑप्शन में से। तो योर ऑप्शन इज D। लाइव जो होती है वो रेड वायर होती है, न्यूट्रल ब्लैक होती है, और जो अर्थ वाली वायर होती है वो ग्रीन होती है। आगे क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ फिल्ड विद, इलेक्ट्रिक बल्ब को किस से फिल किया जाता है आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन इज D, नाइट्रोजन एंड आर्गन से फिल किया जाता है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है उसके यूनिट कौन से होते हैं, ओहम मीटर। इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 3 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस विल। अब देखिए
आपकी जो रेजिस्टेंस होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए तो आपकी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ऑप्शन इज़ ए। आगे क्या कहते हैं, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वायर की वो किस पे डिपेंड करती है, आपने वो बताना है। सो योर ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ मटीरियल। वो मटीरियल पे डिपेंड करती है, किस तरह का मटीरियल है उस पर आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, एंड इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओहम्स लॉ, इनमें से किससे हमें ओहम्स लॉ नहीं पता चल रहा है, आपने वो बताना है। सो योर ऑप्शन है एस बी। बी से आपको ओहम्स लॉ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट्स फिलामेंट ग्लो बट द वायर लीडिंग करंट टू द बल्ब डज नॉट ग्लो। अब कहते हैं कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो ग्लो करता है, पर जो वायर करंट लेके जा रहे हैं वो ग्लो क्यों नहीं करती है, आपने वो बताना है। सो इस केस में जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, द लीडिंग वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन द फिलामेंट। ये आपको एक्सप्लेन किया गया था ये क्यों होता है ऊपर। तो फ्रॉम अ पावर स्टेशन द पावर इज ट्रांसमिटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेज, बिकॉज हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट की जाती है, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो योर ऑप्शन इज डी, देयर इज लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। सो आगे क्या है, द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, किस चीज़ से बनी होती है फ्यूज वायर, आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन इज डी, 16 का आपका ऑप्शन है डी, एन अलॉय इन टिन एंड लेड। टिन और लेड के जो अलॉय होता है उसका बना होता है, विच इज़ नॉट अ डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे कौन सा डिवाइस नहीं है, तो आपने वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा आपका, सी। रेफ्रिजरेटर क्या है, हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो हीटिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है।